Hello, good morning, all of you. Myself, Sarjara Vedekar. Welcome to my YouTube channel, Zoology Sarjara. In this video tutorial, we will discuss about the questions came from नीट एग्ज़ाम 13 सितंबर को जो नीट का पेपर हुआ था उसमें जो भी बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आए थे उनका पूरा डिटेल एनालिसिस मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में लेके आया हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 11 का जो यूनिट थर्ड है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आए थे उनका पूरा डिटेल एनालिसिस वो भी एनसीईआरटी से विथ प्रूफ मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर करना भूलना, क्योंकि आगे चल के मैं जो भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के मदद से अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट से लगभग 11 क्वेश्चन आए थे, उनका पूरा डिटेल एनालिसिस और एनसीईआरटी से विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस यूनिट से लगभग 11 क्वेश्चन आए थे। तो जो भी 11 क्वेश्चन आए थे उनका मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। सो जो इंक्लूजन बॉडी है, एक इंक्लूजन बॉडी एक कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी में। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इट इज़ अ रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो उसे हम क्या कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी रिजर्व मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। सो इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बराबर से पढ़ते नहीं है और उनका जो भी आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। तो देख लेते हैं कि इंक्लूजन बॉडी के बारे में जो भी स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें से इनकरेक्ट पूछा है। तो देख लेते फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि देज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, सही स्टेटमेंट है। देख लीजिए, इट इज़ रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन साइटोप्लाज्म। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट पूछा है। तो दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। दे आर नॉट बाउंड बाय, देख लीजिए डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा है एनसीईआरटी से, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट थर्ड देख लेते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। ये गलत है, क्योंकि इंक्लूजन बॉडी का ये फंक्शन नहीं है। तो दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, देख लीजिए दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, आपको ये आ जाना चाहिए था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। तो इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल में इंक्लूजन बॉडी का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट पूछा था कि कौन सी साइट है जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्म होते हैं। तो ये इसका सरल, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होंगी जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको ये आंसर आ जाना था। तो इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते थे। इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर भी इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस बोले तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन फॉर्म होते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड हो या ग्लाइको प्रोटीन्स हो। तो आर क्या है? इट इज साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड
ACR क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, इट इज साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। तो जो भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्म होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं कि आरईआर, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देख लीजिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो लिपिड का फॉर्म होते हैं कि एसीआर में फॉर्म होते हैं। तो आपको खाली पूछा है उन्होंने कि what are the important site for formation of glycoprotein and glycolipid। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जहाँ फॉर्म होते हैं तो उनकी साइट्स क्या है यूकैरियोटिक सेल में। तो इसका सीधे से आंसर है कि ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। सो इसमें ऑप्शन दिए हैं तो उनमें से पूछा है कि किसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और किसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आपने अगर ऑप्शन को ध्यान से देखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनोलिन एंड इंसुलिन। तो ये करेक्ट आंसर है। और जो बाकी बचे तीन क्यों नहीं है आपको मैं बताता हूँ। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आपने देख लिया तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट इज़ अ फैटी एसिड। तो ये ऑप्शन आराम से कट गया। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है कि ग्लिसरॉल अल्सो फैटी एसिड। तो यहाँ भी आपको ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है, लेसिथिन अल्सो लिपिड्स, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको लेसिथिन देखने को मिलता है। तो इनुलिन क्या है, इनुलिन इट इज़ अ पॉलीमर कंपोज ऑफ फ्रुक्टोज। तो दो फ्रुक्टोज, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। तो दो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। और इनुलिन क्या है कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। तो बहुत सारे फ्रुक्टोज मिलकर क्या होता है कि इनुलिन फॉर्म होता है। तो इनुलिन में क्या है, आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है कि इंसुलिन इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन्स, बट वो क्या है, प्रोटीन से। इंसुलिन इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि वो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो इंसुलिन क्या है, इट इज़ अ प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। टू अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो दो अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो आपका आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज इनुलिन एंड इंसुलिन, द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है मैच द पेयरिंग। ये भी बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। अगर इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मालूम होती, अगर आपको इसमें से एक भी मालूम होता तो इसका आप आराम से आंसर निकाल सकते। तो पहले सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंगी, तो ये आपको आराम से आ जाना चाहिए क्योंकि क्लास में बहुत बार हम डिस्कस करते हैं कि जो भी फंजा है तो उनका सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। अगर इतनी सी बात आपको मालूम होती तो आप ये आराम से आंसर निकाल सकते थे। तो सी का 3 खाली एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो इससे भी आप आराम से आंसर निकाल सके। तो देख लेते हैं ए का आंसर क्या है, इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। तो मैलोनेट क्या है, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। वो कहाँ देखने को मिलता है आपको, ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैलोनेट वर्क करता है। तो इट इज़ अ इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ए का क्या है, ए का सेकंड। सो बी का क्या है, पोजेसेस पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, कोलेजन फॉर्म करता है। तो कोलेजन इट इज़ ऑल्सो अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल। एनिमल में कोलेजन देखने को मिलता है। कोलेजन इट इज़ ऑल्सो प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड किससे बने होते हैं कि वो 2 अमाइनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो फाइनली डी का आंसर क्या है, फर्स्ट रिसिन इट इज़ अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब क्या है कि
जो फिजियोलॉजिकल रोल में इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। ये भी बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपने बहुत ही बेसिक टाइप का आपको अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, तो उसमें से बेसिक अमीनो एसिड पूछा है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन है डायरेक्ट कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर essential of the amino and carboxyl and are functional group based on number of amino acid and carboxyl group। तो नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, उनके बेसिस पे जो अमीनो एसिड के टाइप्स की रहे, तो उसमें से क्या है, एक एसिडिक है, दूसरा बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन दी है कि एसिडिक कौन से, ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, लाइसिन। डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है। तो आपको, आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ा हुआ तो इसको भी आप आराम से निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है लाइसिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। तो इससे पहले भी हमने एनिमल में पूछा है, एनिमल में कौन सा अबंडेंट प्रोटीन है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन है, कोलेजन इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ड्स, वाइल रूबिस्को इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। तो पूरे बायोस्फीयर में रूबिस्को क्या है, एक अबंडेंट प्रोटीन है, और कोलेजन क्या है, एनिमल में इट इज अ अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबाउट G1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो इंटरफेज सेल साइकिल पे क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका गैप फेज है और G1 फेज है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है। तो देख लेते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन है, देख लीजिए कि ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इस ऑप्शन में भी क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट G1 फेज। तो G1 फेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से उठाया है उन्होंने एनसीईआरटी से, सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रैकिनाइन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर। तो सेकेंडरी आपको पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल रोल होता है, वो प्लांट्स के ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होता है, उनका डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट होते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बहुत ही निग्लिजिबल रोल है। अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स को नहीं भी मिलते हैं, फिर भी प्लांट्स जिंदा होते हैं। तो अल्कलॉइड्स है, फ्लावोनॉइड्स है, रबर्स है, इसेंशियल ऑयल्स है, ये क्या है कि इट इज़ अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उनका कोई रोल्स नहीं है प्लांट्स में। तो जो मेजर फिजियोलॉजिकल रोल्स है वो क्या करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल्स है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यहाँ पे फंक्शन पूछा है, क्योंकि निकोटीन, स्ट्रैचिनाइन और कैफीन प्रोड्यूस बाय प्लांट। तो प्लांट उन्हें क्यों प्रोड्यूस करता है, फॉर दी, तो रिप्रोडक्शन के लिए तो नहीं करेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन इट इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो इसका आंसर है डिफेंस एक्शन के लिए। तो ग्रोथ रिस्पॉन्स भी किस में आती है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का काम है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का काम है। तो डिफेंस एक्शन के ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग। आपको खाली जो मियोसिस में जो भी फेज है, तो उनमें क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या क्या होते हैं, उनका खाली मैच द पेयर आपको करना था। तो मैच द पेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम ए में फेज दिए हुए, और उसमें से, और इधर क्या है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो ये पूछा है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी प्रूफ देता हूँ। तो जाइगोटिन में क्या होता है देख लीजिए। तो जाइगोटिन में क्या होता है कि
सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज इज जाइगोटिन। तो जाइगोटिन क्या है कि सेकंड स्टेज है प्रोफेज की। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस एसोसिएशन नोन एज सिनेप्सिस। तो क्या होते हैं क्रोमोसोम, तो पेयरिंग करने उनका शुरू होता है, और वो पेयरिंग जो होते हैं क्रोमोसोम उसे उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो जाइगोटिन में क्या इंपॉर्टेंट है कि जाइगोटिन में क्या होता है कि सिनेप्सिस होता है। तो ए का ऑप्शन क्या है कि ए का 4। तो ए का 4 खाली ऑप्शन नंबर 3 में ही आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए दूसरे स्टेटमेंट भी, दूसरे जो भी है उनका भी मैच द पेयरिंग देख लेते हैं। तो पैचेटिन, तो देख लीजिए पैचेटिन में क्या होता है कि यस, पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो तो देख लीजिए यहाँ पे लाइन है। सो पैचेटिन इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय appearance of recombination nodules, the site at which crossing over occurs between non-sister chromatid of the homologous chromosome। homologous chromosome में क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर इट इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच स्टेज, पैचेटिन। तो पैचेटिन का क्या है कि कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पैचेटिन में, तो बी का 3। अगला है डिप्लोटिन। तो देख लीजिए डिप्लोटिन, तो डिप्लोटिन में क्या होता है कि कयाजमाटा फॉर्मेशन होता है। और फाइनल स्टेज है डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में क्या होता है कि टर्मिनाइजेशन, जो भी कयाजमा फॉर्म होता है उसका टर्मिनाइजेशन होता है। तो देख लीजिए डिप्लोटिन में क्या होता है कि सी का सेकंड कयाजमाटा फॉर्मेशन, और डी का क्या है, फर्स्ट टर्मिनाइजेशन। आपको विथ प्रूफ दिखा है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने उठाया है कि कौन यहाँ पे फेजेस दिए हुए, और इसमें कॉलम सेकंड में क्या दिए, कॉलम सेकंड में दिए उन्होंने कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो उस फेजेस में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, some dividing cell exist the cell cycle and enter vegetative inactive stage, this called as quiescent stage, this process occurs at the end of। तो इसमें पूछा है कि जो भी सेल्स सब जो डिवाइड नहीं होती है वो इनएक्टिव होती है, तो वो कौन से स्टेज में चली जाती है, ये क्वेश्चन। और ये प्रोसेस कब होती है। हाँ, तो आपने अगर सेल साइकिल अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें एक तो एनसीईआरटी में एक लाइन है, सम सेल इन द अडल्ट एनिमल डज नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन और द हर्ट सेल एंड मेनी अदर सेल डिवाइड कंटिन्यूसली ओकेजनली एज नीड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ। तो अगर सेल में इंजुरी होती है और सेल डेथ होता है तो दिस सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिस्ट जीवन फेज। तो क्या होता है कि जो सेल डिवाइड नहीं होते हैं उसमें कुछ इंजुरी होती है तो वो क्या करते हैं, वो सेल साइकिल से एग्जिस्ट हो जाते हैं, और वो किस में क्या करते हैं, जीवन फेज में एंटर करते हैं, एंटर इन अ जीवन फेज एंड इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड एज क्यूसेंट सेल ऑफ द सेल साइकिल। तो वो क्या करते हैं, जीवन फेज में एंटर करते हैं। तो क्वेश्चन ये स्टार लग सकता है क्योंकि इन्होंने ये क्या पूछा है कि वो कौन से दिस प्रोसेस ऑकर्स, तो ये प्रोसेस कब होती है, कौन से फेज के बाद होती है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि स्टार लग सकता है। तो इसका आंसर है जीवन फेज। लास्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्सेस ऑकर्स ड्यूरिंग। तो जो भी सिनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसका डिसोल्यूशन कब होता है, तो वो सेपरेट कौन से स्टेज में होते हैं। तो एक एनसीईआरटी में एक लाइन है, देखिए, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोलेशन ऑफ सिनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स। डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डिप्लोटिन में क्या होता है कि जो सिनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है तो उनका क्या होता है, डिसोलेशन होता है और दी सेपरेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है कि डिप्लोटिन। क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट। थैंक यू।